और मेरे फादर से रहा नहीं गया और वो चल पड़े वहाँ से। कील चली गई पैर में और खून हो गया बिल्कुल। कितना रहा आपके लिए चैलेंजिंग और कितना आसान रहा वो सफ़र? तो वो बड़ा एक चैलेंजिंग था। मेरी फाइल पे बल्कि एसडीएम ने लिख दिया था वीमेन आर नॉट एलिजिबल। एक जैसा सीधा जीवन किसी का नहीं, उतराव चढ़ाव तो आएंगे ही आएंगे। नमस्कार दर्शकों, समाज में ऐसे बहुत से व्यक्तित्व होते हैं, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी या यूं कह लीजिए कि पुरानी लीक से हटकर ऐसे कार्य करते हैं जो सभी के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। हमारे स्टूडियो में भी आज एक ऐसी ही हस्ती मौजूद है जिन्होंने महिला होते हुए भी सभी चुनौतियों को बड़े ही सलीके से पार किया है। ये महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा रही है। इन्होंने सामाजिक कार्यों के साथ साथ रंगमंच के माध्यम से भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारती कुठियाला जी की। भारती जी, सबसे पहले तो टाइम्स हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि हमने कहा कि मैम ने बहुत सी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की है, बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जिससे लोगों को काफ़ी फायदा मिला है। इसके साथ ही इनका जो एक रुचि रही है, एक रुझान रहा है, वो लेखन के प्रति बहुत ज़्यादा रहा है। इनकी बहुत सी किताबें भी छपी है। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये जो लेखन की शुरुआत आपने की, ये जो आपको एक रुचि बड़ी लेखन में, वो कैसी शुरुआत हुई उसकी? मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। जहाँ तक मेरे लेखन की बात है तो मेरा जो साहित्यिक रुझान है बचपन से ही रहा है। जो मेरी पृष्ठभूमि है वो मेरे फादर, हमारा प्रेस होता था शिमला में ही जी। तो हमारा एक भारतेंदु पुस्तकालय भी होता था जिसकी किताबें मुझे ध्यान है। जब मैं पोर्टमोर स्कूल में पढ़ती थी मैंने सारी किताबें जो हमारी लाइब्रेरी की थी सब पढ़ ली थी। अच्छा। तो उसी के नाते से हमारे यहाँ साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्म युग, सारिका और भी रूसी लोक कथाएं उस समय बहुत प्रसिद्ध थी। तो सब पढ़ने के रुझान के चलते मैं थोड़ा लेखन में भी थोड़ा छुटपुट लिखने लगी। और भारतेंदु बालोद्यान वीर प्रताप का होता था जी। उसकी मैं 10वीं में, मुझे याद है, मैं सचिव बन गई थी। जी। तो आपने साहित्य में अभी तक आपका कितना योगदान रहा है? मतलब कितनी रचनाएं ऐसी रही है जो आपकी कलम से अभी तक आ चुकी है? देखिए, ऐसा होता है कि लेखन में आप जुड़ते हैं, लेकिन जो पूरा फुल टाइम लेखन की बात जहाँ तक हम करें वो मैं उस तरह का तो लेखन नहीं कर पाई, क्योंकि जैसे जैसे आपकी नौकरी के बाद और जिम्मेदारी पारिवारिक हो जाती हैं तो थोड़ा लेखन एक हाशिए पे चला गया था। जी। बाद में छुटपुट कविताएं कहीं कहीं छपी भी, पर लगातार जो अभी है 2012 से मेरा चल रहा है और मेरे साझा संग्रह 20 के लगभग हैं। लेकिन मेरी 2 जो है काव्य संग्रह हैं, सुनो सूर्य और लकीरें बोलती हैं जी। और एक कहानी संग्रह है सफर में सभी। वागीशा करके एक साहित्यिक, मतलब मुझे ये लगता है कि जो उसके पीछे भी ये था, मैं भाषा कला संस्कृति अकादमी के मनोनीत सदस्य थी जी। तो एक दिन करम सिंह जी वहाँ सचिव थे, उन्होंने बोला कि हिमाचली कथाकारों की कहीं बात ही नहीं की जाती है, तो कुछ आप ऐसा काम करें। तो मुझे लगा कि देखिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे महिला कथाकार लिख नहीं रही हैं, पर राष्ट्रीय स्तर पर उनकी कोई चर्चा नहीं होती थी जी। तो उस नाते से मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए, क्योंकि देखिए रेखा वशिष्ठ, रेखा डडवाल स्थापित महिला कथाकार हैं। राष्ट्रीय स्तर की मैगजीन में इनकी बहुत पहले से कहानियां आई हैं। देवकन्या बहुत अच्छा लिख रही हैं, उषा बंदे मैम, हमारे एक डिमरी मैम है, वो बहुत अच्छी कहानियां लिखती रही हैं। उस नाते से फिर मैंने वागीशा करके महिला कथाकारों को एक तरह से डेडिकेट करते हुए ये एक संकलन निकाला था, जिसमें मेरी भी एक कहानी है लॉकडाउन के दौरान की ही कहानी, लॉकडाउन ही उसका नाम है। और उसकी खासियत वागीशा की ये थी कि उसमें कुछ स्थापित महिला कथाकार थी और कुछ नवोदित थी
कुछ लिख रही थी या पहली या दूसरी उनकी कहानी थी, तो सबको शामिल किया गया। आपने सबको मतलब हाँ, एक बताया लोगों को कि इतनी साहित्यकार है हमारे पास हिमाचल में भी, हाँ, जिनके बारे में कोई नहीं जानता है। जी, उसकी चर्चा हुई और काफी वो जो हमारे निखिल पब्लिशर हैं इसके, तो उनके माध्यम से हमें पता चलता है कि उसकी काफी अच्छी पॉपुलर हुई है और हर स्टेट में वो बिक रही है, क्योंकि जानना चाहते हैं हिमाचल के महिला कथाकार, बाहर जानना चाहते कि कौन है उस नाते से। जी जी, आपकी जो वागीशा, जो आपके कहानी संग्रह है, वो आपने सरोज वशिष्ठ जी को समर्पित की है। उसके पीछे की क्या कहानी है, थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे आपसे। आपने बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने ये क्वेश्चन किया। सरोज वशिष्ठ जी को हिमाचल में रहने का, उनका जो बचपन था वो यहाँ बीता था जी। उसके बाद वो शादी करके चली गई, दिल्ली में वो जॉब करती थी, लेकिन जब रिटायर हुई, उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली थी, आकाशवाणी दूरदर्शन में थी वो दिल्ली में, तो उन्होंने वहां से जब रिटायरमेंट ली यहाँ पे आके जेल के बहुत काम किया उन्होंने, जेल के कैदियों के ऊपर, उनको लिखना पढ़ने की संस्कृति डेवलप की, उनके लिए कविताएं लिखवाई, और उस समय यहाँ पे जो गवर्नर थे उन्होंने उन्हें सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सम्मानित भी किया। जो दबंगता उनके अंदर थी वो मुझे बहुत उद्वेलित करती थी। तो एक बार उनके ऊपर, उनको सम्मानित करना था, तो मुझे हरनोट जी ने ये काम दिया था कि आप इनके जीवन के ऊपर लिखें, तो मैं उनको आदर्श मानती थी। फिर जब मेरी कहानी की मतलब ये संकलन की बात आई, तो मुझे कहीं जैसे लगा कि हमने, हिमाचल ने उनको भुला दिया है। उस नाते से मैंने सरोज वशिष्ठ जी को ये जो किताब है डेडिकेट समर्पित की थी, ताकि लोग उन्हें याद रखें कि उन्होंने क्या क्या किया है हमारे हिमाचल के लिए, बहुत कैदियों के लिए। सबसे बड़ी बात 11 किताबें उनकी आई हैं, कम से कम कैदियों के ऊपर। वो उनकी मॉम थी और बहुत दुखद उस समय यहीं शिमला में उनकी डेथ हुई थी। एक समय ऐसा भी आया कि जब वो हर साहित्यिक गलियारे में होते थे पति पत्नी, पर जब उनके पति बीमार हुए, उन्होंने सब कुछ छोड़ के उनके 1.5 साल सेवा की। बच्चों को कहा मैं खुद कर लूंगी जी, 70-80 प्लस होंगी वो बहुत। और लास्ट में उनकी बड़ी दर्दनाक, मैं क्या बताऊं, दर्दनाक अंत हुआ। वो लिख रही थी एक मतलब इस जन्नत के ऊपर एक किताब लिख रही थी, और सर्दियों के दिन थे, कहीं उनसे वो हीटर जला रह गया। मतलब मैं आज भी उनको स्मरण करती हूँ कि जी, सरोज जी एक बड़ी हस्ती थी यहाँ पे, बहुत रिच परिवार से थी वो, हिमाचल से। हमें उनके डेविकोज आपने सुना होगा, किसी जमाने में उनके फादर की थी वो। जब पार्टीशन हुआ तो यहाँ से मुसलमानों को कुछ मतलब इकट्ठा करके छुपा के उनके फादर वहां पे उनको पहुंचाया था। देखो कितनी बड़ी बात। और लोग नहीं जानते हैं इनके बारे में। नहीं, जो जानते हैं पहले सरोज वशिष्ठ जी बहुत नाम था। लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है हमारी, जानना चाहिए, उनको जानना चाहिए ऐसी हस्तियों के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने इतना ज्यादा किया है हिमाचल के लिए, यहाँ के लोगों के लिए। तो ये सारी चीजें। मैम, आप इतनी सारी कविताएं लिखती है, आपकी कोई मनपसंद कविता जो आपके दिल के बहुत करीब हो, हम और हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे आपसे। देखिए, जो आज के समय में हिमाचल एक बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है, और हर जगह वही बात हो रही है कि क्या हम कितने संवेदनशील हैं पर्यावरण के लिए। और सबसे बड़ी बात, हमें हमारे पहाड़ों को 4 लेन की जरूरत थी? मुझे लगता है नहीं थी। बड़ा नहीं थी, क्यों? जितने हमने पेड़ों की बलि चढ़ाई है वो बहुत ही, और अनप्लान तरीके से हुआ। बाहर भी डेवलपमेंट होती है, पेड़ को उठा के एक जगह से दूसरे जगह पूरा ले जाके लगा दिया जाता है जी, लग भी जाता है, वो पूरा चलता है। पर यहाँ उस तरह की टेक्निक नहीं है, उस पर काम होना चाहिए जी। तो एक उसी से रिलेटेड मेरी एक कविता है, दहशत। दहशत में है हम, दहशत में है हम क्यों? बारिश का मौसम पहले भी आया करता था, बौछारें उद्वेलित करती और पहाड़ आनंदित होते, जैसे स्नान के बाद नए नए कपड़े पहन रहे हों। आज पहाड़ रो रहे हैं, हम सब जानते हैं क्यों। फिर भी चीरहरण जारी है। आकाओं ने रफ्तार के लिए 4 लेन बनाना तय तो किया, अब पहाड़ का जवाब भी सुनना तय है।
लोहे के हाथों ने पहाड़ को जगह जगह जख्मी कर डाला है और पेड़ पौधे पक्षी खतरे में हैं, और पेड़ पौधे पक्षी खतरे में हैं। खौफ के मंजर के बीच जीवन डोल रहा है और हम आकाओं की पीठ ठोकने में लगे हैं। रहमत और बेबसी के बीच उस किसान का चूल्हा नहीं जला, क्योंकि 28 गांववासी गायब है। पहाड़ की चित्कार से बादल भी व्यथित हैं, उन्होंने बदला लेने की ठानी है। जगह जगह पहुंचकर विस्फोट कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं, और नेता गुस्से में हैं। हम आप सोच में हैं, हम आप सोच में हैं। हे ईश्वर, सद्बुद्धि दे, इस बार बारिश के कहर से बचे तो सोचेंगे कि हमारे पहाड़ के लिए 4 लेन क्यों जरूरी नहीं, 4 लेन क्यों जरूरी नहीं। भारती जी ने कितनी बड़ी बात अपनी इस कविता में कही है। लोग आज तरक्की के लिए जगह जगह पहाड़ों और पेड़ों को काटने में लगे हुए हैं, लेकिन क्या हिमाचल के लिए 4 लेन जरूरी है? ये एक बड़ा सवाल है और इस पर सभी को सोचना चाहिए। भारती जी, हम आगे बढ़ते हैं। आपने जो है विश्व हिंदी सम्मेलन में मॉरिशस में हिमाचल का प्रतिनिधित्व किया था, जो हम सबके लिए, आपके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसका अनुभव कैसा रहा, मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, वो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। देखिए, मैं उन दिनों भाषा कला संस्कृति अकादमी के मनोनीत सदस्य थी, और इस तरह का जब ये किसी माध्यम से मुझ तक पहुंचा तो मैंने इसके बारे में जानना चाहा। तो मेरा नाम और पूर्णिमा चौहान जो सेक्रेटरी थे, इस नाते से उन्होंने भेजा। हिमाचल से तो मैं ही गई थी, लेकिन पूरे भारत से वहाँ आए हुए थे जी। कुछ अपने लेवल पे भी जा सकते थे, तो कुछ लोग वहाँ गए थे। और जहाँ तक मुझे याद है, मॉरिशस की संस्कृति को पास से देखने का मौका मिला, और पढ़ा तो ज़रूर था कि वहाँ बिहार से जाकर जो है गिटमिटिया बोलते हैं, वो लेबर वहाँ गई थी, लेकर गए थे गन्ने की खेती के लिए। अच्छा। तो वो अपनी संस्कृति को पर उन्होंने जिंदा रखा। उनको खाने को नहीं दिया जाता था, उनको बड़ी विपरीत परिस्थिति में रखा जाता था। तो जब हम कहीं विदेश में विपरीत परिस्थिति में होते हैं तो हम किसको याद करते हैं? किसको याद? अपने घर को, परिवार को और भगवान को, ईश्वर को, इष्ट को। तो एक जो सबसे बड़ी बात वहां लगी, वहां सबने अपने घरों के बाहर हनुमान जी की मूर्ति लगाई हुई है, जो कि उन्होंने वहां की जो कल्चर है, वो हिंदी पढ़ रहे हैं, 3 भाषाएं वो सीख रहे हैं, और बिहार का कल्चर उन्होंने नहीं छोड़ा। उनकी माँ बोली जो उनकी बिहार की है, वो उसको पूरा बना के, और हिंदी के साथ उनका पूरा प्रेम है, अपनी संस्कृति के साथ उनका जुड़ाव है। हम तो पाश्चात्य संस्कृति में बह रहे हैं, लेकिन उन्होंने भारतीयता, जब उनके घर में शादियां होती, ब्याह होता है, तो वो पूरी शॉपिंग करने के लिए इंडिया आते, साड़ियां, और वो जो हमारी मतलब एक शादी भी हमने वहां देखी, तो पूरा कल्चर जो मॉरिशस का था, वो विवाह मंडल जैसे हमारे सजाया जाता है, पूरी जयमाला पहनाई जाती है, बिल्कुल उसी स्टाइल में उन्होंने शादी की। और एक ये चीज मुझे लगी, और एक पर्यावरण की दृष्टि से उन्होंने बहुत सुंदर है, किनारे वो समुद्र के किनारे है, सुंदर है। मॉरिशस बहुत छोटा सा है, लेकिन साफ सफाई के मामले में बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा। और 3 दिन का जो हमारा हिंदी सम्मेलन वहाँ पे हुआ, हमें वहाँ पे परिचर्चाएं भी हुई। उसमें मेरे बेटे को सौभाग्य मिला था कि उसने वहाँ पोइट्री भी पढ़ी। मैं तो उसमें परिचर्चा में नहीं थी, वो पहले भेजना पड़ता है, हमें पता नहीं था। हमने तो एक दर्शक की दृष्टि से वो सारा सम्मेलन पूरा देखा था। वहाँ की संस्कृति, भारत की संस्कृति के लिए कल्चर प्रोग्राम भी था वहाँ पे। बहुत अच्छा अनुभव रहा। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, एक कल्चर एक्सचेंज की बात, मेरे साथ जो मेरी प्रोटोकॉल थी, उन्होंने मुझे अपने घर में ठहराया। वो हमने कुछ दिन जितना था वो तो चला गया, उसके बाद एक्स्ट्रा दिन रहने का बनाया था प्रोग्राम। तो मेरी डॉटर भी मेरे साथ थी, तो हमने कहा कि हम तो आपके साथ रहेंगे, हमें होटल में मत ठहराइए, ताकि हम जान सके। तभी मैं इतना कुछ जान पाई। उनके साथ रही वर्षा लड़की थी, वो हिंदी पढ़ा रही थी और हिंदी सीख रही थी, और वहाँ पे हिंदी की टीचर थी वो। जी,
ऐसे तो आपको रंगमंच हो या फिर लेखन हो, बहुत सारी उपलब्धियां मिली है, लेकिन आपको CBFC की सदस्य नियुक्त किया गया था, जी। जो हिमाचल में पहली महिला जो CBFC के लिए नियुक्त की गई थी। तो वो सफर कैसा रहा आपका, वो पूरा टेन्योर जो आपने उस टाइम पे हिमाचल के लिए, आपने कभी सोचा, कभी सिफारिश की कि हिमाचल में फिल्म सिटी बननी चाहिए? देखिए, मैं भारतीय चित्र साधना हमारे है राष्ट्रीय स्तर पर हम काम कर रहे हैं जिसमें भारतीयता की बात हो, क्योंकि जिस तरह का आप देख रहे हैं फिल्में बन रही हैं जी, और नेटफ्लिक्स पे जिस तरह का कंटेंट आ रहा है, तो कई बार हम आंखें बंद कर लेते हैं कि ये क्या है। जी, देखने सुनने का नहीं होगा। आप 60s की फिल्में देखिए कभी उठा के, कभी आप बच्चे हैं, कभी 1960 की, आप उससे पहले की पुरानी जो फिल्में बनी भी, जो मूक के बाद जो पहली बोलती फिल्म बनी, वो भी संस्कृति भारतीयता को दिखाती हुई बनी थी। तो पर बीच का ऐसा पीरियड आया कि सब कुछ खत्म हो गया और फिल्में क्योंकि हमारे परिवारों में घुस जाती है, वहां में हम बहुत कुछ चीजें बच्चे उससे सीखने लगते हैं। लेकिन अब तो जो फिल्में बनती है वो आप परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकते। उसी चीज को ध्यान में रख के भारतीय चित्र साधना की जो अच्छा काम हुआ है, उस तरह की फिल्में कौन बदलेगा। बोल तो देते हैं कि जी फिल्में आनी चाहिए, दर्शक जो देखेगा वही बनेगा, लेकिन नहीं, हमारा भी तो फर्ज है कि हम उस तरह का कंटेंट दें लोगों। तो भारतीय चित्र साधना नवोदित कलाकारों के लिए काम कर रहा था। उसके तहत हिमाचल चैप्टर में 2018 से हिम सिने सोसाइटी एक सोच काम कर रही है जी। हमारी रजिस्टर्ड बॉडी है। हमने यहाँ पे कार्यक्रम करवाए, मोबाइल फिल्म थी और भारतीय चित्र साधना की जो बेस्ट अवार्डेड फिल्में थी 16 से लेकर 22 तक जो अवार्डेड थी वो भी यहाँ पे हमने शोकेस की। और इसके अलावा भी हमने धर्मशाला में 24 में किया था, जिसमें सुदीप्तो सेन और हमारे मनोज जोशी जी आए थे जी। उसमें 40 फिल्में आई थी बेस्ट, पूरे हिमाचल से जो बेस्ट थी उनको हमने अवार्ड दिया। और जो राष्ट्रीय स्तर का हुआ था पंचकुला में 24 में हुआ था, उसमें इसी हमारे हिम सिने सोसाइटी एक सोच, हम क्योंकि पोस्टर रिलीज कर रहे थे। भारती जी, अभी अभी हिम सिने सोसाइटी जो इन लोगों की एक संस्था है, उसकी अभी चुनाव हुए थे जिसमें भारती जी को संरक्षक बने हैं अभी इनकी, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो मैम। तो ये युवा पीढ़ी के लिए मतलब एक नया मंच है लोगों को, जो यहाँ के जो युवा है उनको आगे मंच प्रदान करने के लिए जो आपकी सोसाइटी काम कर रही है। और क्या क्या उद्देश्य है आपकी इस सोसाइटी के? वही मैं आपको बता रही थी। तो हमने 24 में जो था 40 फिल्में भेजी थी राष्ट्रीय स्तर पर जी। और वहां भी अवार्ड मिला, वो उपलब्धि थी। जो बच्चे युवा नवोदित कलाकार काम कर रहे हैं उनको अवार्ड दिया गया, उनको पहचान मिली हिमाचल के जो नए हैं। तो उस नाते से मुझे इसमें जो है मनोनीत सदस्य बनाया गया था। ये इसका जो हमारा फिल्म प्रमाणन बोर्ड है नॉर्थ जोन के तहत मुझे दिल्ली डिवीजन का बनाया गया था। इनके 9 डिवीजन है और उसके तहत दिल्ली डिवीजन की थी मैं, 2 साल रहा अनुभव। तो ज़्यादा तो फिल्में आपको पता है हमारे बॉम्बे से ही ज़्यादा सर्टिफाइड होती हैं। लेकिन पंजाब की कुछ फिल्में, हरियाणा की, या जो चाहे कि जहाँ दिल्ली बॉम्बे में बहुत ज़्यादा होता है रश, तो फिर वो दिल्ली में स्टूडियो में करते हैं। तो हमने उसकी सर्टिफिकेशन के लिए हम काम करते थे। लेकिन दुख की बात है उसमें भी हमारी बड़ी एक लिमिटेशन हो जाती है। जब मैं गई, हमें था कि हम बड़ा कुछ करेंगे, तो उन्होंने कहा जी आपने सिर्फ एक्ट के हिसाब से, आप स्टोरी पे नहीं बोल सकते, आप कंटेंट पे नहीं बोल सकते, आप 2-3 चीजें देखेंगे कि कोई मतलब शब्द ऐसा तो नहीं है या वायलेशन तो नहीं हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन की, या इतना ही हमारा था। इससे ज्यादा हम इनपुट नहीं दे सकते हैं उसमें, क्योंकि आपका आजादी है ना क्रिएटिव कुछ भी कहने की। जी वो तो है। आपने आकाशवाणी से 1982 से आप आकाशवाणी के साथ नाटक कर रही है, एक बहुत अच्छी कलाकार रही है और अभी भी चले हैं आपके नाटक आते हैं, आप वहाँ जाते हो, आप एक्ट करते हो। वो कोई जो ऐसा आपका फेवरेट मतलब किरदार जो आपने वहाँ पे किया हो, जो आपके दिल के बहुत करीब हो, कोई ऐसी कोई कहानी जो हम जानना चाहेंगे जो आपके बहुत करीब रही हो दिल के? मैं क्या बताऊँ, हम बच्चों के प्रोग्राम से जाते थे, फिर हम 79 से मैं नाटक में बाल कलाकार के रूप में जुड़ गई थी। यहाँ पे मेरे गुरुजी थे, अब नहीं है वो, सतेंद्र जी,
उनके सानिध्य में हमने बहुत कुछ सीखा। और उसके बाद 82 से मैं उसमें सीनियर उसमें आ गई थी नाटक में। हमने इवन युववाणी भी लाइव किया, तो हमको नाटक के कारण ही ऑडिशन नहीं देना पड़ा। हम 2-3 साल हमने युववाणी लाइव भी किया, ज़्यादा ही किया है, 5-6 साल किया है, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तो लाइव प्रोग्राम किया। एक संस्मरण में मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगी कि देखिए ऐसा लगता है कि आज मतलब इतना आसान हो गया है, लेकिन जब आप कमिट कर देते हो, वहाँ पे जो हमारे गुरुजी थे वो बड़े टाइम के पंक्चुअल थे जी। तो एक झलकी का वो ही मैं आपसे शेयर करती हूँ। एक झलकी थी, रिकॉर्डिंग होनी थी सुबह, बर्फ के दिन थे, पैदल हम चले गए बर्फ में, तब तो गिर ही रही थी। शाम हो गई, 10 बजे के गए हुए 6 बज गए। तो मेरे फादर ने 1-2 बार वहाँ ड्यूटी रूम में फ़ोन किया कि आए नहीं। कहते आप चिंता मत करो, हम छोड़ देंगे आप चिंता मत करो। कहते नहीं अब कोई टाइम तो होता है आने का। तो कहते कोई नहीं जी, जब रिकॉर्डिंग हो तो उसमें टाइम लग सकता है। वो 7 बज गए और मेरे फादर से रहा नहीं गया और वो चल पड़े, वहाँ से लोअर बाजार से चले और वो स्कैंडल्स के थोड़ा सा आगे जो घड़ी है वहां तक पहुंचे तो इतनी बर्फ हो गई थी और उनका ना कील चली गई पैर में और खून हो गया बिल्कुल। उतने को हम भी वापस पहुंच गए थे। अगले दिन मतलब हमने वो, एक माँ बाप को बच्चों की कितनी चिंता होती है कि हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, छोड़ने आना ही था हमें तो, पर उस समय उनको बर्फ में पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। अगले दिन जूते मतलब तोड़ के कील अंदर पूरा तक घुस गया था। फिर वो सेप्टिक एंटीसेप्टिक वगैरह इंजेक्शन लगा और सारी चीजें हुई। और वो एक होता था कि हमें आकाशवाणी में बोलते थे एक दिन आओ अंडरलाइन करो, जो रेडियो में रेडियो नाटक स्टेज से ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आप जब स्टेज पे जाते हो तो आपके साथ प्रॉपर्टीज होती हैं, आपका सह कलाकार होता है, आप बहुत अच्छे से उसको उसमें कॉस्ट्यूम में जाके आप उसको आकार को एक रूप में मतलब जो आपका करेक्टर जाना इजी हो जाता है। रेडियो में तो सिर्फ आपने वॉइस से ही सब कुछ करना है, जो उतराव चढ़ाव वॉइस के हिसाब से ही आपने देना है, वो ज्यादा मुश्किल होता है। तो आप दिखाई नहीं दे रहे हो, आप एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहे हो। एक्सप्रेशन नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन आपको वही एक्सप्रेशन वो करेक्टर को आपने अंदर लाना है और वो वॉइस से ही निकालना है। जो बाहर सुनेगा रेडियो नाटक उसको तो नहीं पता चलेगा ना, तो उसको तो अगर आप अच्छी तरह कर पाएंगे कि वो वॉइस के से ही कर पाएंगे आप, तो उसके लिए वो कहते थे एक दिन रीड करो, जहां आपने स्ट्रेस देना उसके लाइन अंडरलाइन करो, उसके बाद पॉज दो, उसके बाद बोलो, मतलब पूरा रिहर्सल। और 3 दिन रिहर्सल होगी, फिर रिकॉर्डिंग होगी। ये नहीं कि जी आज गए पेपर पढ़ा और रिकॉर्डिंग होगी, तब नाटक निकलता भी है। जो आपकी पहले तैयारी होती है उसी पे ही आपका जो बाद में इनपुट आती है जी, वो उसी पे ही होता है। तो ये सब तो बात हुई हमारे आपके रंगमंच की और लेखन की। अब हम आते हैं, आपने नगर निगम में इतने वर्षों तक सेवाएं दी है, तो उसका आपका इतना लंबा, आज भी आपकी सेवाओं को याद किया जाता है। जो आपने नगर निगम में कार्य किए हैं उनको याद किया जाता है। तब की बात है जब महिला कर्मी भी कम होते हैं, पुरुषों के साथ काम ज़्यादा करना है और आप एक ऐसे पद पे बैठे हो जहाँ पे आपको सबको लीड करके आगे चलना है, आप लीडर हो, आपको उनको बताना है ऐसा नहीं ऐसा। तो कितना रहा आपके लिए चैलेंजिंग और कितना आसान रहा वो सफ़र? देखिए मेरी फर्स्ट जो पोस्टिंग हुई थी नोटिफाइड एरिया कमेटी ढली में हुई थी सचिव पद पर, तो वो बड़ा एक चैलेंजिंग था। मेरी फाइल पे बल्कि एसडीएम ने लिख दिया था वीमेन आर नॉट एलिजिबल, वो लॉ के बेस पे हुई थी। फिर वो लगी बाद में नौकरी, तो मैंने 92 से 97 वहाँ काम किया। वो बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि मैं ही वहाँ पे रन कर रही थी, मेरे अंडर ही सब कुछ था, सारी स्टाफ था, 40-50 लोग थे। फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी मेरी वहाँ, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था उससे पहले। 29 ईयर थी मेरी एज, और उसके बाद मर्ज हो गया था एमसी में, तो मुझे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का काम दिया गया। तो मैंने उसमें 14 साल काम किया बीपीएल के लिए। उसमें ट्रेनिंग देना, लोन देना, तो उसमें डिफरेंट इनोवेटिव तरीके से काम किया हमने। एनजीओज के साथ मिलकर, कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ मिलके, जैसे हमने फूड ट्रेनिंग दी थी। मुझे याद है कि 14 में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल रिच पे हुआ था, शिमला के 200 साल बनने के ऊपर हुआ था। उसी दौरान हमने फूड फेस्टिवल भी करवाया था। पहले हमने फूड की ट्रेनिंग दी और उन्हीं महिलाओं ने फूड फेस्टिवल, हिमाचली फूड फेस्टिवल 4 दिन वो लगातार वहाँ पे रिच पे
बेच रहे थे वो फूड जो उन्होंने सीखा था महिलाओं बना के के। लिए हमने एक तरह से प्लेटफॉर्म दिया था कि जी। अगर ट्रेनिंग के बाद भी अगर काम करना हो बिजनेस से तो वो कैसे कर पाएंगे, तो और वो महिलाओं को आगे कैसे बढ़ बिल्कुल, सकती है बिल्कुल। उनके उत्थान के लिए उसके- किस तरह उस से। नाते से एक हमने टूरिस्ट गाइड का काम ट्रेनिंग दी थी। टूरिस्ट गाइड की ट्रेनिंग में मेरे पास, क्योंकि एम्पैनल्ड एजेंसी के माध्यम से हम काम कर पाते, लेकिन वो बाहर की थी, वो इतना अच्छा ना जानती थी ना काम कर रही थी। तो मैंने कहा देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ग्रांट है, हम ऐसे नहीं यूज करेंगे। तो मैंने उनके जो भी थे वो उनको बुला लिया और मैंने कहा मीनाक्षी मैम यहाँ पर, राकेश कंवर जी की वाइफ है मीनाक्षी चौधरी, वो उनका इंटरेस्ट था। कोर्स डिजाइन उन्होंने किया, लगातार उन्होंने ट्रेनिंग दी। उसमें जो बैच था उसके अंदर जो आपने देखा होगा ये जो प्रैम लेके जाते हैं उस लेवल के लोग भी थे। जी जी। उनकी आपको टूरिस्ट गाइड में कि आपने एक टूरिस्ट से कैसे बात करनी है, फील्ड विजिट, फिर उसके बाद हमने उसकी डॉक्यूमेंट्री भी बनाई। और फिर एक ऑनलाइन सुमित वशिष्ठ है, उन्होंने की टेक्निकल एस्पेक्ट कि आपने एक अगर ट्रेनिंग देनी है और या आपने टूर कोई डिजाइन करना है तो उसकी कॉस्टिंग कैसे निकालनी है, उस पार्ट को भी जोड़ा था। तो एक बहुत ऐतिहासिक काम था उस तरह की, बल्कि वो डॉक्यूमेंट्री बाद में यहाँ एनिमेशन है, अरीना एनिमेशन जी जी जी, उनका था, स्टूडियो का लड़का, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है आज की डेट में, उसको अवार्ड भी मिला था उसको डॉक्यूमेंट्री को बाद में। तो वही प्रयास था कि अगर सरकार के पैसे आए तो हम उस तक पहुंचाएं जिन लोगों तक। और बड़ी खुशी की बात है उनमें से 15-20 लोग तो ये हैं कि जो ट्रेनिंग में थे वो काम कर रहे हैं, अपना अभी तक जो काम अभी भी काम जो लाभ मिल रहा है अभी तक। और लोन का इंडिविजुअल जो काम कर रहे थे, हम ट्रेनिंग के बाद उनको लोन भी दिलवाते थे। जी जो तो जैसे बीपीएल कार्ड बनने आपकी देखरेख में ही शुरू हुए थे बीपीएल कार्ड बनना ना, तो आपके टाइम पे ऐसी कोई कंप्लेंट आई कि लोगों ने अपने फायदे के लिए, जो अमीर लोग भी है जो बीपीएल से ऊपर है? बहुत, देखिए उसकी, अब मैं यहाँ मंच पे यहाँ क्या बताऊँ, अब 30,000 के तो वो नहीं होना चाहिए, बहुत 2007 से हम बोल रहे हैं कि इसको बढ़ाया जाए। जी जी। वो इकोनॉमिकल क्राइटेरिया ही चेंज होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी देखिए एनुअल पर इनकम पर पर्सन 43 कि कितना था, 4300 रुपए में कोई नहीं सरवाइव कर सकता, 1 लाख से ऊपर होना चाहिए आज की डेट में। जी। ऐसे फिर वो लेने के लिए फायदे कम दिखाएंगे। हाँ जी, वो तो है। पटवारी भी कैसे लिखेगा, तो कैसे बनेगा? ये सारी चीजें इश्यू चलते रहते हैं। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं तो इस चैनल के माध्यम से यही बोलूंगी कि एनुअल इनकम का जो क्राइटेरिया है उसको बढ़ाना चाहिए। रूरल में 45 हो गया, अभी अर्बन में होना है चेंज। जी, आपने बहुत से सामाजिक कार्य भी किए हैं, जैसे पौधारोपण, महिलाओं के उत्थान के लिए, जैसे अभी हमने बात की कि महिलाओं के लिए आपने 60 बार रक्तदान भी किया है। और ये तो हम आपसे जानेंगे ही कि कैसा वो था, लेकिन लोग ना बहुत डरते हैं कि हम ब्लड डोनेट नहीं करेंगे, खून कम हो जाएगा, ये हो जाएगा। उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप उन सभी को? और ये बहुत बड़ी बात है 60 बार रक्तदान करना। देखिए, मैं उमंग फाउंडेशन की ट्रस्टी रही हूँ और आशादीप के साथ जुड़ी रही हूँ और 2007 से मैं सामाजिक काम कर रही थी। तब उस दौरान मैंने काफ़ी रक्तदान दिया। बॉबी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो अभी बड़े समाज सेवी हैं, जाने माने समाज सेवी हैं। तो उसके बाद मैं साहित्य की तरफ मुड़ गई। एक्चुअली क्या है कि रक्तदान से डर नहीं लगता है, वो अच्छा लगता था कि मतलब मैंने तो ये सुना है कि वो अगर आप लगातार 3 महीने बाद आप दे सकते हैं। और खासकर जो मेरी जैसी महिलाएं हैं, मीनोपॉज के टाइम या पोस्ट मीनोपॉज के टाइम में दिक्कत होती है, उस समय अवॉइड करना चाहिए। मैंने पोस्ट के बाद भी अपना उसको चीज को खत्म किया और मैंने 2 बार उसके बाद दिया है अभी। हाँ, उसके बाद 65 तक आप दे सकते हो। जी हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ना डरना चाहिए। और ओ पॉजिटिव यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप है आपका। जबकि मेरी वेन भी नहीं मिलती है, तो मेरी वेन मेरे को दूसरे देखना पड़ता है उनको बड़े तरीके से। तो वो दूसरे बाजू से मैं खुद ही बता देती हूँ कि मेरी यहाँ नहीं मिलेगी, इधर से लो। कोई घबराने की बात नहीं है। हम सबको मेरा तो यही संदेश है कि जो बिल्कुल नॉर्मल है, जिसको कोई बीमारी नहीं है, और वो चेक करते हैं, डॉक्टर एक फॉर्म भरते हैं जब आपने ब्लड देना हो कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, कि कोई चोट तो नहीं लगी है, ऑपरेशन तो नहीं हुआ है आपका। आप अगर ये सारी चीजें पूछते हैं तो आप दे सकते हैं आराम से, सब महिलाएं दे सकती हैं।
समय का भी थोड़ा सा अभाव है, तो आप जाते जाते जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस हिसाब से अब आजकल के युवा बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये करे वो करे, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या कहना चाहेगी? और नशे की तरफ तो युवा बढ़ते ही जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन आप आए दिन सुनते हैं नशे से जुड़े कि आज यहाँ पे ये हो गया, आज ये ओवरडोज से मौत हो गई। उन सब को लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि लेखन के माध्यम से या कला के माध्यम से किस तरह से आप इस कुरीति से बच सकते हैं? मेरा तो ये मानना है कि किसी भी इंसान के जीवन में एक जैसा सीधा जीवन किसी का नहीं, उतराव चढ़ाव तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन उससे निपटने के लिए एक तो आपको जज्बा ये होना चाहिए कि हौसला होना चाहिए, और कोई ना कोई आपका पैशन या हॉबी जरूर होनी चाहिए। अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो तो आप कभी भी डिप्रेशन में नहीं जा सकते। ज़्यादातर जो नशे में जाते हैं तो उनका मानसिक संतुलन की थोड़ा सा एग्जाइटी कह लो या कुछ इस तरह की समस्याएं रहती है। तो मुझे लगता है आपको अब कलात्मक चीज़ों से जुड़ना चाहिए। और रंगमंच एक ऐसी चीज है, एक दिन किसी से बात हो रही थी मेरी कि रंगमंच आपको फाइनेंशियली बेशक कुछ ज्यादा नहीं दे पा रहा है आज की डेट में, पर रंगमंच आपको ऐसे नशे से जोड़ेगा जिसके आपके जीवन पे, पर्सनैलिटी पे पॉजिटिव इफेक्ट होगा, ना कि नेगेटिव। है ना? पॉजिटिव होगा, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपका झिझक चले जाएगी, आप सबके साथ बात कर सकते हैं, आपका वॉइस जो है वो अच्छी हो जाएगी, आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। इवन आपकी नॉलेज, अगर आप किताब रंगमंच से जुड़ते हैं तो आप किताबें भी पढ़ेंगे तो आपका मतलब दायरा, सोच का दायरा बदल जाएगा। अगर वो जुनून से हद तक रंगमंच से जुड़ जाता है और कोई बोलता है जी ये क्या पागलपन पे नाटक करी जा रही है, मैं बोलती हूँ वो बहुत अच्छा बच्चा है, वो नशे से बचा हुआ है, वो नशे से बचा हुआ है। तो मेरा तो यही इस कहना है कि आप अपनी मन की फॉलो करो, चाहे कुछ भी है जी, आपको जिससे सुकून मिलता है वो करो। और बच्चों, नशा जो है वो आज की डेट में जो इस पे कुछ लोग काम भी कर रहे हैं, हमें जो 18 साल के बाद के बच्चे हैं वो तो बाद की बात है संभालना, हमें जो किशोर अवस्था में जा रहे हैं 12 से लेकर 16 साल के बच्चे जो हैं उनके बीच में जाके काम करना पड़ेगा। और इस पे अभी यूनिवर्सिटी में एक मेरी अभी थोड़े दिन पहले उनसे बात हुई है, प्रोफेसर वो काम कर रहे हैं, तो मिलके हम क्या कर पाते हैं हम उस पे सोच रहे हैं ज़रूर स्कूलों में जाकर, क्योंकि अवेयरनेस वहां जाके देने की ज़रूरत है, डायरेक्ट बच्चों के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, उनको कि क्यों ये खराब चीज़ है ये बताने की ज़रूरत है। बाकी पेरेंट्स सब साथ रहते हैं, हमें कई बार होता है गैप हो जाता है पेरेंट्स का, बच्चों के साथ वो बोल नहीं पाते, हम भी नौकरी में थे, बच्चों के साथ थोड़ा गैप होता ही है, समय दे एक बार आप शाम को, हफ्ते में, चलो रोज नहीं आप बैठ पा रहे, कुछ है हफ्ते में एक दिन तो उनके साथ बैठे, उनके साथ कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, जो कि कम्युनिकेशन खत्म हो रहा है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा उनकी क्या समस्या है। समस्याएं उनकी भी रहती हैं, बड़ों की नहीं, बच्चों की भी अपनी तरह की समस्याएं होती हैं। स्कूल में बच्चा कोई उनको ठीक नहीं है, कोई बच्चा टॉर्चर कर रहा है या टीचर कर रहा है या कोई उसकी अपनी प्रॉब्लम वो समझ नहीं पा रहा है, पीछे रह गया, उसको पढ़ाई कोई चीज समझ नहीं आ रही, वो कैसे बताएगा? ऐसे बच्चे फिर वो छूटते चले जाते हैं, इसलिए कम्युनिकेशन जरूरी है जी। कार्यक्रम का समापन होने लगा है, तो जाते जाते एक छोटी सी कविता आप हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। औरत, एक औरत हजारों बंदिशों नसीहतों के बाद अपने लिए जमीन तैयार करती है। पुरुष चाहे पति हो या दोस्त, हमेशा उसे ये एहसास दिला ही देता है कि तुम स्त्री हो, जबकि वे अपने को लिंग से अलग कर चेतना की विकास की यात्रा पर निकल चुकी होती है। चेतना के विकास की यात्रा पर निकल चुकी होती है। बहुत खूब। ये हम सभी के लिए इतनी बड़ी बात है कि एक महिला होकर इतने सारे, आप लेखिका है, आप एक कलाकार है और साथ ही आपने एक सरकारी सेवाओं में भी इतने ज़्यादा कार्य किए। ये हम सभी को प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, सारी महिलाओं को, कि किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए। आप इसी तरह से टाइम्स हिमाचल के साथ बने रहिए। नमस्कार।